जब ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने जानबूझकर इंडिया के कल्चर को, इंडिया के इतिहास को नीचा दिखाया, तो नेशनलिस्ट ने, इंडियन स्कॉलर ने इसे एक चैलेंज के रूप में देखा। वो स्कॉलर जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन प्राप्त की थी, वो कॉलोनियल हिस्टोरियन के इस अप्रोच से काफ़ी नाराज़ थे, जिन्होंने इंडिया के अतीत को, इतिहास को काफ़ी तोड़ मरोड़ कर दिखाया था। और वो इस चीज़ से परेशान भी थे कि ब्रिटेन का जो सोसाइटी है वो काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है, कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी है। वहीं इंडिया का जो सोसाइटी है वो डिके कर रहा है। इंडिया का सोसाइटी रूरल है, प्री इंडस्ट्रियल है, फ्यूडल है। तो दोनों के बीच का जो ये ज़मीन आसमान का अंतर था, इसकी वजह से इंडियन स्कॉलर थोड़े चिंतित थे, क्योंकि ब्रिटेन एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बनता जा रहा था, काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा था। वहीं इंडिया की सोसाइटी काफ़ी स्टैग्नेंट थी, एक जगह पे ठहरी हुई थी, रुकी हुई थी। स्कॉलर के एक ग्रुप ने इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करने का मिशन लिया। वो इंडियन सोसाइटी को बदलना चाहते थे। वो इंडियन हिस्ट्री को कुछ इस तरीके से रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते थे ताकि सोशल रिफॉर्म लाने के लिए कंडीशंस तैयार की जा सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इंडिया के अंदर सेल्फ गवर्नमेंट, स्वराज को इस्टाब्लिश करने की कोशिश उन लोगों की थी, क्योंकि हमने देखा कि कॉलोनियल हिस्टोरियन ने ये कहा था कि इंडियंस को रूल करना नहीं आता, गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन करना नहीं आता। तो इंडियन स्कॉलर ने इसको एक चैलेंज के रूप में देखा। वो अंग्रेज़ों को बतलाना चाहते थे कि इंडियंस को मालूम है कि स्वराज किसे कहते हैं, स्वराज कैसे किया जाता है। ऐसा करने में ज़्यादातर जो हिस्टोरियंस थे वो हिंदू रिवाइवलिज़म और नेशनलिस्ट आइडिया से प्रभावित थे। लेकिन इंडिया में ऐसे स्कॉलर्स की कमी नहीं थी जिन्होंने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने के लिए रेशनलिस्ट और ऑब्जेक्टिव अप्रोच को अपनाया, तर्क, बुद्धि और उद्देश्य को अपनाया। इस कैटेगरी के अंदर राजेंद्र लाल मित्र जैसे हिस्टोरियन हैं, जिन्होंने कुछ वैदिक टेक्स्ट को पब्लिश किया। उन्होंने एक किताब लिखा जिसका टाइटल था इंडो आर्यन। ये एंशिएंट हेरिटेज के एक प्रेमी थे। इन्होंने एंशिएंट सोसाइटी को रेशनली देखा और फोर्सफुली, काफ़ी जोर के साथ उन्होंने ये कहा कि एंशिएंट टाइम में लोग बीफ यानी कि गाय का मांस खाते थे। हालांकि दूसरे स्कॉलर्स ने ये साबित करने की कोशिश करी कि इंडिया के अंदर जो कास्ट सिस्टम है, जो जाति प्रथा है, वो काफ़ी यूनिक है, काफ़ी ख़ास है। लेकिन इंडिया का जो कास्ट सिस्टम है वो यूरोप के क्लास सिस्टम से अलग नहीं है। यूरोप के अंदर, यूरोप के प्री इंडस्ट्रियल और एंशिएंट सोसाइटी के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर के ऊपर आधारित क्लास सिस्टम जो डेवलप हुआ, यूरोप के अंदर अलग अलग क्लासेस थी, वैसे ही इंडिया के अंदर अलग अलग कास्ट और सब कास्ट थी। तो इंडियन स्कॉलर्स ने इस चीज़ के ऊपर जोर देने की कोशिश करी कि इंडिया के अंदर जो कास्ट सिस्टम डेवलप हुआ वो भले ही खास है, लेकिन यूरोप के क्लास सिस्टम से अलग नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े, ये दो महान विद्वान के रूप में उभरे, जिन्होंने अलग अलग सोर्सेस को एक साथ इकट्ठा किया ताकि वो एंशिएंट इंडिया के सोशल और पॉलिटिकल हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर सकें। आरजी भंडारकर ने दक्कन में सातवाहन के पॉलिटिकल हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया, वैष्णविज्म और दूसरे सेक्ट के इतिहास को अच्छे तरीके से लिखा। आरजी भंडारकर ने, ये एक काफ़ी बड़े सोशल रिफॉर्मर थे। अपने रिसर्च स्टडी के माध्यम से इन्होंने विडो रीमैरिज की बात करी, कहा कि विधवा की फिर से शादी होनी चाहिए, और कहा कि इंडियन सोसाइटी के अंदर जो कास्ट सिस्टम है, जो जाति प्रथा है, जो बाल विवाह का प्रथा है, परंपरा है, बुराई है, इसको ख़त्म करना चाहिए। वो अपने रिसर्च के प्रति उनका जुनून
ये जुनून वी के राजवाड़े में भी देखने को मिलता है। वो महाराष्ट्र के एक गांव से दूसरे गांव सफ़र करते हैं ताकि वो संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट को खोज सकें, मराठा इतिहास के सोर्स को पता लगा सकें। जो भी राजवाड़े ने रिसर्च किया, सर्वे किया, अलग अलग गांव को जाकर संस्कृत के मैन्युस्क्रिप्ट को ढूंढे, उन सोर्सेस को 22 वॉल्यूम में पब्लिश किया। हालांकि राजवाड़े ने ज़्यादा लिखा नहीं, लेकिन मैरिज के इंस्टीट्यूशन और एवोल्यूशन के इतिहास के बारे में उन्होंने मराठी में 1926 में जो कुछ भी लिखा उसे एक क्लासिक माना जाता है, क्योंकि इसका जो सोर्स है, इसका जो फाउंडेशन है, वो वैदिक और दूसरे टेक्स्ट से लिया गया है। हालांकि राजवाड़े ने इंडिया के अंदर मैरिज के एवोल्यूशन के अलग अलग स्टेज के बारे में काफ़ी कुछ हमें बतलाया, और इनके रिसर्च से हमें मालूम चलता है कि मैरिज का इंस्टीट्यूशन इंडिया के अंदर कैसे अलग अलग स्टेजेस से होकर गुजरा। पांडुरंग बामन काने ये एक काफ़ी महान संस्कृत के विद्वान थे, सोशल रिफॉर्मर भी थे, और इन्होंने स्कॉलरशिप का अर्लियर ट्रेडिशन शुरू किया। इनका जो मॉन्यूमेंटल वर्क है, जिसका टाइटल है द हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, इसे 20वीं सेंचुरी में 5 वॉल्यूम में पब्लिश किया गया। इसे एंशियंट सोशल लॉ और कस्टम, एंशियंट सामाजिक नियम और रीति रिवाज का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र को, जिसको पांडुरंग बमन काने ने लिखा था। इससे एंशियंट इंडिया के सोशल प्रोसेस को समझने में हमें काफ़ी मदद मिलती। इंडियन स्कॉलर्स ने पॉलिटिकल हिस्ट्री को समझने में काफ़ी वक्त लगाया, काफ़ी लगन और मेहनत से उन्होंने एंशियंट इंडिया के पॉलिटिकल हिस्ट्री को स्टडी किया, ताकि वो दिखा सकें कि इंडिया का अपना एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है। इंडियंस को गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन करने में इंडियंस एक्सपर्ट थे, और इस क्षेत्र में हमें देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर को क्रेडिट देना चाहिए, जो एक एपिग्राफिस्ट थे। एपिग्राफिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि इंस्क्रिप्शन की स्टडी करता है, इंस्क्रिप्शन पे लिखे गए टेक्स्ट को स्टडी करता है। इन्होंने अशोक के ऊपर कई किताबों को लिखा और एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के ऊपर कई किताबों को लिखा। इसमें हेमचंद्र राय चौधरी का कंट्रीब्यूशन भी हम भुला नहीं सकते। इन्होंने एंशियंट इंडिया का इतिहास लिखा, महाभारत के समय से लेकर गुप्ता एम्पायर के एंड तक, 10th सेंचुरी BC से 6th सेंचुरी AD तक के इतिहास को राय चौधरी ने रिकंस्ट्रक्ट किया। राय चौधरी यूरोपियन हिस्ट्री के एक टीचर थे, ये एक शिक्षक थे। इसी वजह से किताब को लिखने में उन्होंने कुछ ऐसे तरीके अपनाए जो कि वेस्टर्न थे, और उन्होंने कॉम्पेरेटिव एनालिसिस करी, यानी इंडिया के सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एलिमेंट को वेस्टर्न एलिमेंट के साथ कंपेयर कर कर देखा। हालांकि उन्होंने क्रोनोलॉजी और पीरियोडाइजेशन की समस्या को डिस्कस नहीं किया, और उनका जो एंशियंट इंडिया का इतिहास है वो 6th सेंचुरी AD तक आकर रुक जाता है। हालांकि अर्ली इंडियन हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में VA स्मिथ के योगदान को उन्होंने माना है, लेकिन कई पॉइंट पे राय चौधरी ने ब्रिटिश स्कॉलर को क्रिटिसाइज भी किया है। इनका जो लेखन है वो काफ़ी खास है, इसमें हमें काफ़ी क्लियर इंटेलेक्चुअलिटी देखने को मिलता है। लेकिन राय चौधरी के लेखन में, राइटिंग्स में एक प्रकार का मिलिटेंट ब्राह्मणिज्म भी देखने को मिलता है। इन्होंने अशोक के पीस पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया था। हिंदू रिवाइवलिज्म का एक स्ट्रॉन्गर एलिमेंट RC मजूमदार के लेखन में भी देखने को मिलता है, जो एक जाने माने राइटर थे, एडिटर थे। मल्टी वॉल्यूम पब्लिकेशन हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल का इन्होंने ये जो पब्लिकेशन पब्लिश किया, जिसका टाइटल था हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल।
इनके वो एडिटर थे। अर्ली इंडियन हिस्ट्री के ऊपर ज़्यादातर राइटर्स ने जो कुछ भी लिखा उनका ध्यान साउथ इंडिया पे उतना नहीं किया, ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया को सेंटर में रखकर एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया। यहाँ तक कि के नीलकांत शास्त्री जो साउथ इंडिया से एक काफ़ी बड़े हिस्टोरियन थे, उन्होंने भी अपनी किताब ये हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया को लिखने में सेम अप्रोच को अपनाया। हालांकि उनका लेखन काफ़ी सिंपल है और आसानी से समझा जा सकता है। नीलकांत शास्त्री ने जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी इवेंट्स हैं, उसको कुछ इस तरीके से दिखाया है जो कि राय चौधरी से काफ़ी मिलता जुलता है। हालांकि साउथ इंडिया के अंदर पॉलिटी और सोसाइटी के नेचर के ऊपर की गई उनकी ऑब्जर्वेशन को कई विद्वानों ने सवाल उठाया। नीलकांत शास्त्री ने इस चीज़ के ऊपर जोर दिया है कि ब्राह्मण्स की कल्चरल सुप्रीमेसी थी, ब्राह्मण्स सुप्रीम है और एंशियंट इंडिया में सभी लोग मिलजुल कर रहते थे, हार्मनी में रहते थे। तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के लेखन में जो भी स्कॉलर्स थे, जो भी हिस्टोरियंस थे, उनका जो फोकस है वो नॉर्थ इंडिया के ऊपर रहा। साउथ इंडिया के ऊपर उनका फोकस काफ़ी कम रहा। यहाँ तक कि साउथ इंडिया के जाने माने हिस्टोरियन नीलकांत शास्त्री ने भी अपने किताब में इसी अप्रोच को अपनाया। हालांकि उनके राइटिंग को हम लोग समझ सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी लूसिड और सिंपल स्टाइल में घटनाओं को, फैक्ट्स को प्रेजेंट करते थे। लेकिन उनके ऑब्जर्वेशन में ये देखने को मिलता है कि उन्होंने बार बार ये बात करी है कि ब्राह्मण्स सुप्रीम है और एंशियंट इंडिया में सभी लोग मिलजुल कर रहा करते थे। उनके लीडरशिप में साउथ इंडिया के डायनेस्टिक हिस्ट्री के ऊपर कई रिसर्च मोनोग्राफ को लिखा गया। मोनोग्राफ क्या होता है कि किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर अगर कुछ लिखा जाए तो उसको मोनोग्राफ कहते हैं। 1916 तक बहुत से इंडियन स्कॉलर्स ने केवल पॉलिटिकल हिस्ट्री को लिखा। उन्होंने अपने अपने इलाकों के इतिहास को ग्लोरीफाई किया। वैसे स्कॉलर जिन्होंने पैन इंडिया लेवल पे इतिहास को लिखने की कोशिश करी वो नेशनलिज्म, पैट्रियोटिज्म के विचारों से इंस्पायर्ड थे। स्मिथ के किताब के विपरीत, स्मिथ के किताब में उनका जो 1/3 बुक का जो पार्ट है उसमें अलेक्जेंडर के हमले का जिक्र किया गया है, लेकिन इंडियन स्कॉलर ने अलेक्जेंडर इन्वेजन को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ भारत विद्वानों ने और हिस्टोरियंस ने पोरस और अलेक्जेंडर के बीच जो बातचीत हुई, जो कन्वर्सेशन हुआ, जो एग्रीमेंट हुआ, उसके इम्पोर्टेंस पे जोर दिया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस से नॉर्थ वेस्ट इंडिया को आज़ाद किया, इस पे जोर दिया है। कुछ स्कॉलर्स जैसे केपी जायसवाल और आल्टेकर ने इंडिया को साक और कुषाण के रूल से आज़ाद करने में इंडियन रूलिंग डायनेस्टी की भूमिका पे जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया के जो रूलिंग डायनेस्टी है, जो रूलिंग क्लास है, उन्होंने इंडिया को साका और कुषाण से आज़ाद किया है। लेकिन वो ये भूल गए कि जो ये सेंट्रल एशियन थे, ये जो साका या कुषाण थे, वो आए तो इन्वेडर की तरह। उन्होंने इंडिया के ऊपर आक्रमण किया, अपना रूल इस्टाब्लिश किया, लेकिन वो इंडिया के सोसाइटी के, इंडिया का कल्चर का एक अभिन्न हिस्सा बन गए, एक इंटीग्रल पार्ट बन गए। और उन्होंने अपने ओरिजिनल होमलैंड के लिए इंडिया के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं किया, इंडिया के रिसोर्सेज को लूटा नहीं जैसे कि अंग्रेज़ों ने किया। अंग्रेज हमेशा से ही, हमेशा के लिए भारत के लोगों के लिए एलियन, फॉरेनर बने रहे। उन्होंने इंडिया के रिसोर्स को, वेल्थ को लूटा। लेकिन साका, कुषाण या सेंट्रल एशियन के केस में ऐसा नहीं है। उन्होंने इंडियन रिसोर्स को लूट कर वो अपने देश नहीं लेकर गए। केपी जायसवाल की सबसे बड़ी पहचान ये थी कि उन्होंने इंडियन डेस्पोटिज्म के मिथ को दुनिया के सामने उजागर किया।
1910 और 12 में उन्होंने कई आर्टिकल्स लिखे। ये दिखाया कि एंशियंट टाइम में इंडिया के अंदर रिपब्लिक एग्जिस्ट किया करता था, संघ थे। गौतम बुद्ध का जन्म भी एक संघ में हुआ था, एक रिपब्लिकन स्टेट में हुआ था। इंडिया के अंदर स्वराज था, कुछ हद तक सेल्फ गवर्नमेंट था, डेमोक्रेसी थी। जायसवाल के रिसर्च 1924 में हिंदू पॉलिटी में देखने को मिलते हैं। हालांकि जायसवाल के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन्होंने मॉडर्न नेशनलिस्ट आइडिया को एंशियंट इंस्टीट्यूशंस में दिखाने की कोशिश करी और उनके द्वारा रिपब्लिकन गवर्नमेंट की जो तस्वीर सामने रखी गई उस पे कई राइटर्स ने हमला किया। कई स्कॉलर्स ने केपी जायसवाल के विचारों को क्रिटिसाइज किया, जैसे यूएन घोषाल ने। लेकिन जायसवाल की जो बेसिक थीसिस थी रिपब्लिकन एक्सपेरिमेंट या इंडिया के अंदर रिपब्लिकन गवर्नमेंट के होने को लेकर, इस चीज़ को ज़्यादातर लोग मानते हैं। और इनका जो पायनियर वर्क है हिंदू पॉलिटी, इसका अभी 6th एडिशन पब्लिश हुआ है। इस हिंदू पॉलिटी को एक क्लासिक समझा जाता है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को स्टडी करने में।